नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, सबसे पहले हमारे साथ आज मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश जैन साहब, टेक्निकल आईक्यू के, रवि दियोरा हैं कुंवर जी ग्रुप के, नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी एक्सपर्ट, अमरीश पांडे हैं जी मीडिया संवाददाता और गजेंद्र पारक है राजहंस गम इंडस्ट्रीज के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि 4 जनवरी से एक पोर्टल लॉन्च हो रहा है जिसके जरिए तुअर की खरीद सरकार करेगी। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए अमरीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर। मृत्युंजय, सरकार दाल का बफर स्टॉक बनाना चाहती है। इसके साथ साथ किसानों को पूरा जो लाभ मिले बिक्री का, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। लिहाजा सहकारिता मंत्रालय ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर एक चर्चा की थी और अब यानी कि 4 जनवरी को सहकारिता मंत्री अमित शाह एक नया ई पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें किसान अपने आप को रजिस्टर करके अपने आप को बता सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी दाल है और हम यहाँ से इसको बेचना चाहते हैं। उसके बाद जो सरकारी एजेंसियां हैं, एनसीसीएफ, नाफेड और बाकी जो सहकारिता एजेंसियां हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनके जरिए वो खरीद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खरीद होगी वो बाजार भाव से अधिक पर होगी या फिर एमएसपी से ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए होगी। तो कुल मिलाकर सरकार एक डायनेमिक प्राइसिंग का फॉर्मूला लेकर आई है और सहकारिता के जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो किसानों को सुनिश्चित करेंगे कि उनका लाभ पूरा मिले और सरकार के पास जो बफर स्टॉक है वो हो। इसके साथ सरकार का दूसरा उद्देश्य ये है कि चूंकि किसानों को कीमत पूरी मिलेगी, पूरा मुनाफा मिलेगा, बिचौलिया सिस्टम से गायब हो जाएंगे, तो ऐसे में किसान खुद आगे आएंगे कि वो दाल की जो बाकी फसलें हैं उनकी जो पैदावार है वो बढ़ाएं। ऐसे में दोनों ही चीजें हमारे साथ सुनिश्चित हो जाएंगी। पहला तो ये कि जो निर्भरता है इंपोर्ट पर वो घटेगी, किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा और सरकार के पास बफर स्टॉक होगा और किसान जो है एमएसपी से ज्यादा खरीद कर उनके लिए पूरा लाभ सरकार सुनिश्चित कर पाएगी। जी मृत्युंजय। अच्छा, ठीक बात है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण खबर जो अमरीश में बता रहे हैं कि 4 जनवरी को ये पोर्टल लॉन्च हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या प्लानिंग चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और कच्चा तेल तेज़ गिरावट के बाद, मतलब 2023 में करीब 10% क्रूड के दाम गिरे। आज मार्केट बढ़ रहा है, एक बार फिर से तेज़ी का मूड लौटता हुआ दिख रहा है। $79 के आसपास है ब्रेंट क्रूड। नाइमेक्स क्रूड तेल 6100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं। तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, क्रूड का फ्यूचर अब आपको 2024 में क्या एक बार तेजी का माहौल बनेगा या फिर आपको ये लगता है कि क्रूड का मार्केट अभी इसी रेंज में रहने वाला है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि तेजी का माहौल बनेगा। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा कारण नहीं है। तेजी का माहौल तभी बनता है जब या तो डिमांड जो है, मांग जो है वो कहीं बढ़ जाए एकाएक, या आपूर्ति या सप्लाई साइड में कोई दिक्कत आने लगे, डिसरप्शन हो जाए, या कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर हो। तो अभी जो लाल सागर है, रेड सी को लेकर के थोड़ा बाजार में तनाव आया था, लेकिन लगता है कि वो उसको जो है काफी हद तक जो है संभाल लिया गया है। तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। एकाएक कहीं से तेजी डिमांड आ जाएगी, बढ़ जाएगी, वो नजर नहीं आता। सप्लाई डिस्ट्रप्शन मेजर हो जाएगा, फिलहाल धरातल पे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन, जियोपॉलिटिकल नया हो जाएगा। यूक्रेन मार्केट फैक्टर इन कर चुकी है, गाजा मार्केट फैक्टर इन कर चुकी है, और कुछ नया हो जाएगा ताइवान चाइना का, वो भी फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है जो जिस तरह की चीजें हमने पिछले 4 हफ्ते में देखी हैं कीमतों की, जो कि 80 के इर्द गिर्द घूमती हैं, कभी 70 की तरफ जा रही है, कभी 85, मुझे लगता है आने वाले जो सप्ताह हैं या आने वाले 1-2 महीने तो फिलहाल यही रहने वाला है। और खासतौर से जो 2024 के जो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों को आप देखते हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक वही ट्रेंड रहेगा जो आपने दिसंबर के महीने में देखा, खासतौर से 15 नवंबर के बाद। कोई बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी या बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। और हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा
कि 2024 में दुनिया के 45% जो लोकतंत्र है वो चुनाव है। और चुनाव के रहते हमने देखा जब भी भारी चुनाव होते हैं, खासतौर से उन देशों में जहां पे कि जातु तेल के बड़े कंज्यूमर हैं या उनकी बड़ी अहम भूमिका है, वहां पे फिर दाम बढ़ते नहीं है। तो अमेरिका में चुनाव, भारत में चुनाव, इंडोनेशिया में चुनाव, मैक्सिको में चुनाव, और बड़ा उत्पादक देश जो कुछ है वहां पे भी चुनाव, जिसमें रूस भी शामिल है। तो इसलिए मुझे कोई वजह नजर नहीं आती है। तो इसलिए आने वाले 3 महीने में तो ये स्थिति रहने वाली है। लंबा प्रोडिक्शन करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर का महीना जो है काफी हद तक मिरर करेगा जनवरी और फरवरी का। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर क्या प्राइस अभी आप देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, मेरे हिसाब से अगर जो है आप $80 पे का वो एवरेज मान के चलते हैं और उसकी तैयारी रखते हैं अपनी कैलकुलेशन में, चाहे आप सरकार हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे इन्वेस्टर हो या कंपनी हो, तो आप गलत नहीं होंगे। हो सकता है बीच में कीमतें $70 भी पहुंच जाए, हो सकता है कि 85 भी पहुंच जाए। बैंड थोड़ा बड़ा है, लेकिन $70 से 85 के अंदर ही कीमतें घूमने वाली हैं। कभी 85 टच कर जाएंगी, कभी 70 पे भी ड्रॉप हो सकती हैं। लेकिन जो एवरेज है, जो बैंड है, वो आने वाले कुछ महीने में यही नजर आने वाला है। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि यही रहेगा मार्केट में, और आप कह रहे हैं कि जब दुनिया की 45% आबादी जहाँ रहती है वहाँ पर आप कह रहे हैं कि चुनाव है, तो लिहाजा उस वक्त में दाम बढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। फंडामेंटली इसके अलावा डिमांड सप्लाई का सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं सर? नहीं, अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जो सप्लाई तो हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई में जो ईरान का तेल बाजार में आने लगा है, वेनेजुएला का आने लगा है, अमेरिका में रिकॉर्ड उत्पादन आजकल हो रहा है। जो हमने लाल सागर में देखा कि तमाम देशों के जहाजों पर को निशाना करा गया, लेकिन जो रूस से जहाज तेल लेकर के भारत आते हैं उनको बिल्कुल माफ किया जाता है। उनकी तरफ कभी जो है किसी तरह की कोई हिंसा या बमबारी या गोलाबारी नहीं हो रही है। तो कुल मिला के सप्लाई, जितने बड़े सप्लायर है वहां से तेल का जो एक्सपोर्ट है वो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड साइड में मुझे कहीं से कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत डिमांड भारत में बढ़ सकती है, चाइना अभी वहां से बढ़ेगी ऐसा मुझे नजर नहीं आता, और कुछ देशों में बढ़ेगा मुझे ऐसा नजर नहीं आता, विकसित देशों में, डेवलप्ड इकोनॉमी में बढ़ेगा नजर नहीं आता। तो जब तक डिमांड साइड में कोई बड़ी हरकत नहीं होती है तो मुझे लगता नहीं। और दूसरा, हमको एक बात जो हम ज्यादा बढ़ चढ़ के कहते नहीं है, लेकिन अमेरिका में जब जब वहां राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं तो अमेरिका अपने पीछे से ताकत का इस्तेमाल करता है। मार्केट में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, सारा ट्रेड अभी भी डॉलर में ही होता है। तो इसलिए वो ये यकीन पक्का कर लेते हैं कि तेल की कीमत बहुत ज्यादा ना हो। अगर तेल की कीमत ज्यादा होती है तो वो राष्ट्रपति जो उस समय व्हाइट हाउस में होता है चुनाव नहीं जीत पाता। इतिहास इस बात का गवाह है। तो बाइडेन साहब जो कि बहुत अच्छा शतरंज खेलते हैं और तेल के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो तेल की कीमत को बहुत ज्यादा ऊपर जाने देंगे। अच्छा, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया तनीजा जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपनी बात रखने के लिए कि आगे क्रूड का मार्केट होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रूड के बाद अब बात करते हैं एग्री मार्केट में ग्वार की। ग्वार में आज एक बार फिर से तेज़ गिरावट का माहौल बना है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना टूट गया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजहंस गम इंडस्ट्रीज़ के एमडी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गजेंद्र पारिक साहब। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ग्वार में ये? अच्छा, लगता है भी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। आप बताइए रवि जी, क्या चल रहा है ग्वार में ये? बस यही एक रेंज में ट्रेड चल रहा है। पर्टिकुलर जब 5500 आता है कुछ न कुछ वैसे गिरावट आती है 5300 से। ये हुआ पहले 6000 से 5700 का मूव था, बाद में 5700 से 5500 का मूव हुआ, अभी 5500 से 5300 का मूव है। तो मुझे लग रहा है कि एक दायरे का ट्रेड है। हालांकि कोई ऐसा बड़ा न्यूज आया नहीं कि लास्ट जो एक आध घंटे में इतना बड़ा गिरावट आया। मेरे हिसाब से एक सेंटिमेंटल ही था, कुछ फंडामेंटल न्यूज में डेवलपमेंट नहीं थे कि ये इतना ज्यादा प्रेशर आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन है आज का, इसके बाद वो दोनों गुआर गम एंड गुआर सीड दोनों अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुके हैं। आज के सेलिंग के बाद अगर कल मींस के आज के लो के करीब भी प्राइस मिल जाता है, अराउंड 10,100 10,000 के बिटवीन गुआर गम एंड गुआर सीड, अगर 5,250 के करीब, तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉल ले ले, शॉर्ट टर्म के लिए कॉल खड़े रखे, 5,150 का स्टॉप लॉस गुआर सीड में रखे, 5500 के टारगेट के लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। वही 9,700 का स्टॉप लॉस आप गुआर गम में रखे, 10,600 10,800 तक के तेजी की उम्मीद करें। हालांकि बहुत बड़ी तेजी पे नहीं है, एक शॉर्ट कवरिंग के पार्ट पे वहां पे एक तेजी आ सकते हैं। हालांकि जो आज करेक्शन आए उसमें मुझे कोई ज्यादा रीजन दिख नहीं रहा।
अच्छा, ठीक है। हमारे साथ गजेंद्र पारक भी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आपको क्या दिख रहा है, ग्वार में क्या हो रहा है? आप सुन पा रहे हैं गजेंद्र पारक? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको टेक्निकली ग्वार? टेक्निकली नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो गया प्रेशर। थोड़ा लग नहीं रहा था कि गंवार 10,600 का गंवार गम 10,600 का लेवल तोड़ेगा, बट कहीं ना कहीं गंवार सीट स्टिल अभी अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर ये जो फॉल है ये फॉलो थ्रू में अगर नहीं हो पाता कल और बाजार वापस से रिकवर करता है, स्पेशली गंवार गम का अगर भाव 10,650 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो वहां से वापस से एक बार रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है मुझे, और भाव ग्रेजुअली 11,300 के आसपास लगते हैं। वहीं गंवार में मैं रवि जी की बात से सहमत हूँ। बाजारों में ये थोड़ा सा हो सकता है एक बार करेक्शन आए, बट वो नीचे के भाव में ऐसा नहीं लग रहा कि मेंटेन कर पाएगा, और कहीं ना कहीं बाजार वापस से हालांकि 5250 से लेकर 5500 के बीच में रेंज रहेगा। गंवार सीड में भी 5520 के ऊपर निकलने पे ही लाइक फर्दर यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो नीचे के भाव में ये थोड़ा सा टैपिड है, बट वहां से वापस से रिकवरी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि रिकवरी यहाँ से आएगी, लेकिन सवाल ये है कि इतना मार्केट गिरा क्यों, जबकि ये कहा जा रहा है कि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, उत्पादन कम है। गजेंद्र पारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, क्या चल रहा है सर ग्वार में, ये क्या खेल चल रहा है? नमस्कार मिथुन जी। देखिए, ग्वार में कोई ऐसा कुछ सरप्राइजिंग आज जो डाउन ट्रेंड बना मंदी का, ऐसा कुछ था नहीं। फिजिकल में आप देखिए अराइवल्स काफी कम है। डिमांड जो दिसंबर महीने के जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट ईयर हाई पे, अराउंड 30,000 टन के जो मार्केट में न्यूज आ रहे हैं, अराउंड 30,000 टन के डिमांड है। तो कहीं कोई घबराहट थी नहीं, फिर भी आज ऐसा पैनिक समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। आप अगर आपके समझ से बाहर है तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो क्या लगता है आपको, ये कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? जी, इसका तो कुछ बता नहीं सकते कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, अराइवल्स और मतलब ग्वार में ऐसा कुछ है नहीं कि उसको जिस हिसाब से ये मंदी की जा रही है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राज का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राज। आप ग्वार के सवाल है, जो सेमिनार किया था, ग्वार डे बढ़ाया था, उनसे पूछो ना अभी क्या हो, किसानों ग्वार को लुटवा दिया 4800, 4700, 4500 में। सब तेजी में थे, अब उनको बुला के पूछो ना कहाँ गए। नहीं, उनसे तो मैं रोज पूछ रहा हूँ, मंडी वाले और सब लोग अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो गिरावट आ रही है ये फंडामेंटल के खिलाफ गिरावट आ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा मार्केट में कुछ हुआ नहीं है, प्रोडक्शन कम है, उसके बावजूद इस तरह की गिरावट हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि ये मार्केट का मतलब ठीक ट्रेंड नहीं है, इस तरह की जो गिरावट आ रही है। खैर चलिए, रवि जी आप क्या कहेंगे, इनका जो सवाल है इस पर क्या कहेंगे आप? जरूर से जो आगे क्वेश्चन किया गया व्यथा थी कि प्राइसेस में इतना करेक्शन क्यों है। एज एनालिस्ट या इंडस्ट्री को भी यही मींस की क्वेश्चन है, कितने सारे फंडामेंटल पॉजिटिव होने के बावजूद वहां पे बाइंग सस्टेन नहीं हो रहा है। आई थिंक हायर लेवल पे लगातार बिग वाले आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अगर बाइंग पोजीशन है तो रुके, अगर नहीं है तो ये यही चीज अपॉर्चुनिटी होती है। अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे तो आई थिंक वहां पे आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड लेवल पे भी मिल रहा है। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो 5200 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। नई पोजीशन लेनी है 5250 पे बाय करे, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, टारगेट 5500 रहेगा। मुझे लग रहा है जो मिस प्राइसिंग होती है वही एक अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। ठीक है, रमेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए रमेश जी। हाँ सर, नमस्ते सर। ये चना के बारे में जानकारी चाहिए था, आगे क्या हो। चने पर क्या व्यू आपका, आप रवि जी आगे के लिए? चना वैसे आई थिंक एक टाइट रेंज में है। पर्टिकुलर हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी के चांसेस कम है, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट इंटरवेन कर रहे हैं, पॉलिसी वाइज कर रहे हैं, इंपोर्ट वाइज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी काफी कम रहेगी। अगर आपके पास फिजिकल स्टॉक है, आप 5700 के करीब प्राइसेस आते हैं तो एक बार पोजीशन लिक्विडेट कर ले। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद ये साल एटलीस्ट ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक पल्सेस के सोइंग में 8 से 10% की कमी आई है, तो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट अलाउ किया है इससे शायद ये कमी आगे जाके खत्म होगी। बट टिल इलेक्शन मेरा मानना है कि ड्यू टू दिस पॉलिसी इंटरवेंशन
बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और हायर लेवल पे बिकवाली कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं, पूछिए राहुल जी। सर चांदी में मैंने 73,950 का सेल लिया हुआ है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए यहाँ से? बताइए अखिलेश जी, क्या करना चाहिए? मोमेंटम अभी पॉजिटिव ही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यस, यहाँ पर कोई भी अभी 300-400 रुपये अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली बात है एक बार पोजीशन को आप एग्जिट कर लें। लग रहा है अभी भाव ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे और एटलीस्ट 75,500-600 तक लगते हैं इस वीक। तो रिकमेंडेशन यही है, 200-300 पॉइंट घटने पे इसमें एग्जिट की रणनीति रहती है। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं, पूछिए राजेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने गोल्ड बाय की है 62,800 रुपए में 2 गोल्ड। 62,800 पर बाइंग है 2 लॉट। हाँ 62,800 62,800। बताइए क्या किया जाए रवि जी? अच्छे लेवल पे बाय है, यही सपोर्ट है जो आपने जहाँ पे बाय किया है। मेरे हिसाब से अब क्या करें, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले 63,000 के करीब, आप ये पोजीशन पे रुके और अपर साइड अगर 63,800 के करीब आता है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूल कर ले। मुझे लग रहा है कि जो दायरे का ट्रेड है वो 63,000 से लेकर 63,800 रहेगा, तो हायर लेवल पे अब इक्वाली करनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो स्टिप ये नए साल में ओपनिंग के टाइम ही थोड़ा बढ़त है, तो अनवाइंडिंग प्रेशर शायद देखने को मिले, तो अपर साइड कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है टिल 63,700, एक बार वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके, अगला सवाल कैलाश चंद्र मोदी का है सदुलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर का और लेड का इस महीने का ट्रेंड बताने का कष्ट करें। कॉपर और लेड का ट्रेंड इस महीने का? अच्छा जी, बताइए क्या लग रहा है आपको अखिलेश जी? कॉपर में यस, मोमेंटम अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव भी नजर आ रहा है। हालांकि अगर कोई फ्रेश पोजीशन आप लेना चाह रहे हैं तो 733 के लेवल के ऊपर ही यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस इसमें 729 के नीचे लगा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव इसमें 740 से लेकर 756 तक की रेंज में जा सकते हैं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में यस नीचे के भाव से थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिख रहा है। तो बाजार यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा एक बार रेंज प्ले करे, बट मुझे लग रहा है कि 733 के ऊपर इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बनना चाहिए। लेड स्पेसिफिक मार्केट को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से कोई स्पेसिफिक उसके अंदर मेजर मूवमेंट दिख नहीं रहा है। हालांकि सुनामी का कल इम्पैक्ट एक न्यूज था जापान से, तो वो न्यूज एक पॉजिटिव अपन ले सकते हैं। हालांकि वहां पे ज्यादा मेजर कोई हिट नहीं किया सुनामी ने, बट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है निकल के आए। बट मैं अभी प्राइस वाइज इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो लेट को मेरे एंड पे अभी न्यूट्रल रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हिसार से, पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं 25 दिन पहले फोन किया था आपको, मैं कंप्लेन करनी थी आनंद रेड्डी जो ये कंपनी है, ये मेरे पैसे सारे अपने आप इन्होंने खत्म कर दिए। आप बोले आप बताऊंगा मैं, सर आपका नाम नोट कर लिया। आपने लिखित कंप्लेन किया है उनको, ईमेल किया है उनको? है जी, आप उनको ईमेल करिए, आपने मेल किया है उनको, कंप्लेंट डाला है? ओनली उनके कॉल नंबर पे बात होती है, वो कोई रसीद देते नहीं। चलिए मैं देखता हूँ उसको, सर देखता हूँ, ठीक है ओके। नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से है, पूछिए। सर सिल्वर पे राय चाहिए थे इंट्राडे में रवि जी से। रवि जी से आपको इंट्राडे में राय चाहिए चांदी के ऊपर, बताइए रवि जी। चांदी में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा टाइम वाइज रुके। आई थिंक यूएस के मार्केट ओपनिंग होने के टाइम जैसे 8 बजे मार्केट ओपन हो, तब मुझे लग रहा है कि एक वॉल्टिलिटी में आपको लोअर लेवल मिलेंगे। 74,280 ये एक अहम सपोर्ट है। अगर ये वॉल्टिलिटी में यहाँ से 74,280 पे मिले, सिल्वर को बाय करें। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, चाइना के डेटा भी थोड़े अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि इसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट मिल सकता है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है सिर्फ 74,000 का, और टारगेट 75,400 के रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में अगर गिरावट मिलती है तो यूएस ओपनिंग टाइम के करीब आपको सिल्वर में बाय पोजीशन लेनी है। ठीक है, जिगर ठक्कर हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए ठक्कर साहब। सर इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, अखिलेश जी से सवाल है। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए, बताइए अखिलेश जी। गोल्ड में कॉमेक्स लेवल थोड़ा ध्यान रखिए, 2062-61 का लेवल एक रेफरेंस लेवल है, इसके ऊपर प्राइसेस रहते हैं, तो यहाँ पे अभी फर्म ही लग रहे हैं भाव। फर्दर अगर आपको एमसीएक्स के रेफरेंस से काम करना है तो नीचे में यहाँ पे
63,250 के आसपास आप बाइंग बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 63,125 का रखिए। ऊपर में ग्रेजुअल एक बार लगता है कि भाव वापस से 63,500 के आसपास देखने को मिलना चाहिए इवनिंग सेक्टर के अंदर। चलिए, बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।